Hello, welcome to you all. So today we are going to start next video, that is concentration terms. So in our previous video we have already discussed about concentration terms which are actually volume related. Okay, तो वॉल्यूम रिलेटेड जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट 1 में. तो आज बात करेंगे वो यूनिट जो मास रिलेटेड, हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके थे. तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग परसेंट W/W की बात करेंगे एंड मोलालिटी की बात होगी और पार्ट्स पर मिलियन एंड किस तरीके से हम मोलालिटी से मोलारिटी निकाल सकते हैं, मींस इंटर कन्वर्जन. बहुत इंपॉर्टेंट से कुछ 4 यूनिट्स हैं और इसके साथ ही आज हमारा कंसंट्रेशन टर्म ओवर हो जाएगा. तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ लिक्विड जो मतलब वेपर प्रेशर होते हैं, देन सम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे. तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग मोल फ्रैक्शन सीखेंगे, मोलालिटी सीखेंगे, पीपीएम और किस तरीके से मोलालिटी से मोलारिटी निकालनी. कुछ छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो कि यूजुअली बहुत ज्यादा यूज होती है लिक्विड्स के अंदर, तो बात करते हैं. तो आज हम लोग जो कल हमने बात की थी दैट इज परसेंट V/V की बात की थी. नंबर 2 क्या बात की थी हमने, परसेंट W/V. ठीक है, साथ में हमने बात की थी मोलारिटी और किसकी बात की थी, नॉर्मलिटी. ये कौन सी यूनिट थी बच्चों, दीज आर वॉल्यूम रिलेटेड. मींस ये क्या थी, ये यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी. ठीक है, मींस टेम्परेचर पे डिपेंड ये कर रही थी. आज जो करेंगे बात दैट इज आज होगी परसेंट W/W. उसके बाद बात करेंगे मोलालिटी, उसके बाद बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, उसके बाद बात करेंगे पीपीएम. तो आज इन 4 यूनिट की बात होगी, परसेंट W/W, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम. ठीक है, वन बाय वन इनको बात करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से इन यूनिट को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आप खुद देखिए, ये कौन सी यूनिट है, वॉल्यूम रिलेटेड. ये कौन सी है, मास रिलेटेड. मास और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो किसकी वजह से, डेंसिटी की वजह से. ठीक है, तो अगर हमें डेंसिटी मिल जाए तो हम इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर. तो ये कन्वर्जन भी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में सीख लेंगे. तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहली यूनिट दैट इज लगा ला हेडिंग परसेंट W/W. परसेंट W/W. ठीक है, परसेंट W/W. अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मास परसेंटेज. इसको क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज. अब आप देखिए यहाँ ऊपर भी क्या है W, नीचे भी क्या है W. मीन्स ऊपर भी वेट या मास है, नीचे भी वेट या मास. अब आप यहाँ पर ना मास कहिए या वेट कहिए एक ही बात है. ये फिजिक्स में थोड़ा सा डिफर हो सकता है बट इधर एक ही चीज है, मास कहिए या वेट कहिए. तो मैं सीधे सीधे इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, दैट इज ऊपर क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूट. अब देखिए सॉल्यूट का वेट होगा ऊपर और नीचे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन. दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन. देखो परसेंट है तो इसका मतलब कितने में से होगा, आउट ऑफ 100. मींस मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास सब एक ही चीज है. मींस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अब देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वेट या मास, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं मैं इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. को क्या लिख सकते हैं बताइए, सॉल्यूशन मींस क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. भाई वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन. तो ये हो गया परसेंट W/W का फॉर्मूला. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ वेट सॉल्यूशन का होगा, उसमें कितना वेट सॉल्यूट का पड़ा आउट ऑफ 100. अब यहाँ पर दोनों वेट है तो मीन्स दोनों ग्राम में हो सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ इसको समझने के लिए, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिए. मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन, चलो कर लीजिए इसको, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर. 200 ml ऑफ वाटर और आपको डेंसिटी दिया है 1.5 ग्राम पर ml. देन कैलकुलेट
परसेंट W/W, कैलकुलेट परसेंट W/W। देखिए कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है जो डिजोल्व किए गए 200 ml ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। तो सीधी सीधी बात होगी, आपको परसेंट W/W यहाँ से निकालना, फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आपको सीधे पता है। सबसे पहली चीज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। अगर आप इसका मोलर मास ये निकालेंगे, कार्बन 6, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसको ये आपका कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया। आपको यहाँ वॉल्यूम तो नहीं चाहिए, आपको मास चाहिए, मींस वेट चाहिए। तो यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, चलो लिख लेते। मींस आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है कितना? दैट इज 200 ml, ये दिया ना 200 ml। साथ में डेंसिटी दे दी, कितनी? डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml दे दिया, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है, डेंसिटी मिल चुकी है, तो क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या वेट निकाल सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं यहाँ से मास निकाल दूं, क्या हो जाएगा? मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है? 1.5 इंटू वॉल्यूम कितना है? 200। तो इट विल कम्स आउट टू बी 300 ग्राम, ठीक है। तो मास मिल चुका है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है आपके पास। मास ऑफ सॉल्यूशन कर लीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। अब यहां से क्या निकाल देंगे आप आसानी से? परसेंट W/W। चलिए निकाल देते हैं। तो परसेंट W/W इज इक्वल टू, ऊपर क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट कितना है? देखिए 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, अपॉन नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन मींस मास ऑफ सॉल्यूशन आपने अभी निकाल लिया, कितना? दैट विल बी 300 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 100 300, इट विल कम्स आउट टू बी 3.3% अप्रोक्स। तो परसेंट W/W कितना आ गया आपके पास? 3.3%। तो आसानी से आप यहाँ से परसेंट W/W निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ऊपर भी वेट या मास ऑफ सॉल्यूट है, नीचे भी वेट या मास ऑफ सॉल्यूशन है, इनटू आउट ऑफ 100। तो ये हमारी पहली यूनिट थी, परसेंट W/W। आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये तो बात हुई परसेंट W/W की। दूसरी जो आज की यूनिट है दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी की बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन। तो हेडिंग जो है वो लगा लें, मोल फ्रैक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब कोई भी क्वांटिटी जो एक से कम हो, दैट इज इन फ्रैक्शन। तो ये है मोल फ्रैक्शन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को फ्रैक्शन में देखेंगे। यानी कि मोल फ्रैक्शन हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के टर्म्स में निकाल ये सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट क्या है? बी। दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाए हुए। सो ऑन दैट केस फॉर एग्जांपल ए के मोल्स क्या है? Na, और बी के मोल्स मान लेते हैं कितने हैं? Nb। तो मैं ए का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकता हूँ, बी का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकता हूँ। यानी कि सपोज मैं बोलूं कि ए के मोल्स यहाँ पर ये कितने हैं? ए के मोल्स हैं देखिएगा Na, और बी के मोल्स आपके पास ये कितने हैं? Nb है। तो भाई टोटल मोल्स कितने हो गए? देखिए टोटल मोल्स इज इक्वल टू Na प्लस Nb। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं ए का फ्रैक्शन निकालूं इस सॉल्यूशन के अंदर, ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? तो ए के मोल्स कितने हैं मेरे पास? ये देखिए Na, अपॉन कर दो टोटल मोल्स, दैट विल बी Na प्लस Nb। ये मेरे पास क्या आ गया? ए का मोल फ्रैक्शन आ गया, तो इसको XA बोल दूंगा। क्लियर? अगर मैं बी का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं, दैट विल बी XB। बी के मोल्स कितने देखिए? Nb डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स, दैट विल बी Na प्लस Nb। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया? बी का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो इसी तरीके से तीन होंगे तो तीन का निकाल दूंगा, और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल फ्रैक्शन जो आएगा XA प्लस XB, और भी होंगे तो जो भी है, XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले इसको, इसकी डेफिनेशन अगर हम इसको डिफाइन ये मतलब किस तरीके से करेंगे। तो नोट करें मोल फ्रैक्शन होगा क्या? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ अ कंपोनेंट
number of moles of component divided by the total number of moles of all component in a solution. Okay, number of moles of component divided by the total number of moles of all component in a solution या mixture. ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, बस आपको ध्यान रखना है कि वो मोल्स होने चाहिए. कई बार आपको मतलब कंफ्यूजन के लिए वो ग्राम्स में दे देगा कुछ और बोलेगा कि इनके मोल्स मतलब निकालिए. तो आपको सिर्फ क्या देखना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. अब हमेशा क्या होगा, ये देखिए, अगर मैं यहां से लिखूं XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1. अगर आपने एक के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, सपोज आपने x से निकाल लिया, तो x भी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, 1 माइनस एक्स से कर दीजिए, x भी आ जाएगा. ठीक, तो मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट है उनके मोल्स. अब हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहो तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट निकाल. ठीक है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान सी चीज है. चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है वो करते हैं, नोट करें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से ही ज्यादा क्लियर होगा. लिखिए, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25% वाटर. ठीक है, और साथ में 25% एथेनॉल एंड 50% अल्कोहल या एसिटिक एसिड. 50% एसिटिक एसिड बाय वेट या बाय मास कर देते हैं, चलिए बाय मास. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड. ओके, कई बार इस तरह से दे देगा कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 25% वाटर है, 25% एथेनॉल है, 50% एसिटिक एसिड है, बाय मास ये प्रेजेंट है. सो कैलकुलेट करिए मोल फ्रैक्शन सभी का, वाटर का भी निकालिए, एथेनॉल का भी निकालिए, एसिटिक एसिड का निकालिए. तो सबसे पहले तो फॉर्मूले आपको मतलब पता होना चाहिए. एथेनॉल दैट इज C2H5OH, वाटर तो आपको पता ही है दैट इज H2O, एसिटिक एसिड भी आपको पता है CH3COH. ठीक है, तो आपको देखिए सबसे पहले आपको ध्यान कहाँ देना है, बाय मास प्रेजेंट है, बाय वेट प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 25% वाटर, इसका मतलब 25 ग्राम क्या है, वाटर क्या है. देखिए सबसे पहले मैं निकाल देता हूं, एक मीन्स 25%, इससे कर लेते हैं 25 बाय मास का मतलब 25% वाटर मीन्स 25 ग्राम वाटर, 25 ग्राम वाटर. अब ऐसा मत करिएगा कि 25 ग्राम वाटर, 25 ग्राम एथेनॉल, 50 ग्राम एसिटिक एसिड, तो वाटर का निकालना तो 25 अपॉन 25 प्लस 25 प्लस 50, वो ग्राम में है. आपको क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन. तो सबसे पहले आपको इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है, तो 25 ग्राम वाटर का मतलब क्या हुआ, वाटर के मोल्स कितने हो गए इन 25 ग्राम वाटर, गिवन मास अपॉन मोलर मास है तो मोल्स होते. तो गिवन मास कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, दैट विल कम्स आउट टू बी 1.3 मोल्स. क्या आ गया, वाटर के मोल्स कितने आ गए 1.3 मोल्स आ गए. तो इसी तरीके से आप किसके निकाल लीजिएगा, एथेनॉल. तो एथेनॉल का मतलब भी 25 ग्राम एथेनॉल दैट इज C2H5OH. तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 25 अपॉन एथेनॉल का मोलर मास कितना होता है दैट इज 48. इसको सॉल्व ये कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 0.53 मोल्स. ठीक है, 0.53 मोल्स. अब इसी तरीके से क्या करिए, 50% एसिटिक एसिड मींस बाय मास है तो 50 ग्राम एसिटिक एसिड होगा, तो इसका भी निकाल लीजिए 50 ग्राम एसिटिक एसिड. देखिए तो गिवन मास कितना 50 ग्राम अपॉन एसिटिक एसिड CH3COH. ठीक है, तो इसका ये निकाल लीजिएगा तो इट विल कम्स आउट टू बी, एसिटिक एसिड का निकाल लीजिए कितना आएगा दैट विल कम्स आउट टू 80. ठीक है, तो ये निकाल लीजिएगा तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 5/8 दैट इज 0.8 समथिंग, 0.83 मोल्स. तो देखिए वाटर के मोल्स कितने आए 1.3,
एथेनॉल की कितना है 0.53, एसिटिक एसिड की क्या है 0.53 0.83। अब आपको किसी का भी मोल फ्रैक्शन यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना वाटर की मोल फ्रैक्शन, तो वाटर के मोल्स रखिए 1.3 अपॉन टोटल मोल्स रखिए 1.3 प्लस 0.53 प्लस 0.83। इसी तरीके से एथेनॉल के निकाल लीजिए, तो ऊपर रखिए 0.53 एथेनॉल के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तीनों को जोड़ दीजिए। एसिटिक एसिड के 0.83 अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको निकालने हैं सबसे पहले मोल्स, फिर उनका फ्रैक्शन कर दीजिए। उस सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, किसी पर्टिकुलर का मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो उसके मोल रखिए, उसको डिवाइड करिए टोटल मोल से, यू विल गॉट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको कीजिएगा सॉल्व, और साथ में एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, दैट विल बी अ होमवर्क। ओके, द आंसर यू विल रिपोर्ट ऑन कमेंट। ओके, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो लिखिए 40 ग्राम NaOH is mixed with 54 gram water. The question है 40 gram NaOH is mixed with 54 gram water in a solution. Find the mole fraction of water and NaOH. तो 40 ग्राम NaOH है, 54 ग्राम वाटर है, दोनों को मिक्स किया गया। तो अब NaOH के भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट ये कीजिए और वाटर के भी निकालिए। अब ऐसा मत करिएगा 40 अपॉन 40 प्लस 54, ये ग्राम्स में वेट है। Just first calculate the number of moles of NaOH and water, then you will calculate the mole fraction of each component. I think ये क्लियर होगा। तो ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड बहुत आप मोल फ्रैक्शन को आप थोड़ा सा हायर ये लेवल पे W/W के फॉर्म पे, W/V के फॉर्म पे भी मोल फ्रैक्शन निकाल ये पाएंगे। एनसीईआरटी में इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स है, तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व। चलिए, ये तो बात हुई मोल फ्रैक्शन की। अब बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज पीपीएम। कई बार आपने ये सुना होगा पीपीएम, ठीक है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, कई बार हमारे जो ड्रिंकिंग जो मतलब वाटर होता है उसके अंदर कुछ क्लोरीन वगैरह या फिर जो ऑक्सीजन होती है डिजोल्व, डीओ बोलते हैं उसको, डिजोल्व ऑक्सीजन, उसकी कंसंट्रेशन पीपीएम पे मेजर होती है। मींस इट इज अ वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म, इट इज वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत कम अमाउंट होगा पीपीएम के अंदर, तो स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म है। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। ऐसा नहीं कि पीपीएम जो है वो एक मतलब स्पेसिफिक टाइप है। आप पीपीएम को परसेंट W/W के फॉर्म पे भी ले सकते हैं, परसेंट V/V के फॉर्म पे भी ले सकते हैं, परसेंट W/V के फॉर्म पे भी ले सकते हैं। भाई पीपीएम है, हो सकता है सॉल्यूट का बहुत छोटा अमाउंट हो सकता है वॉल्यूम में छोटा सब यानी कि डिजोल्व हो, ठीक है, या वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म पे हो। तो पीपीएम किसी भी फॉर्म पे लिया जा सकता है। तो स्पेसिफिकली देखो पीपीएम है क्या स्टूडेंट्स, पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। देखो इसको लिखते हैं 1 2 3 4, ये अब ये अपने को तो 10 लाख में ही जीरो मतलब नहीं गिने जा रहे हैं, लोग ट्रिलियन पे भी मतलब गिन देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इट विल रिटन एज 10 to the power 6। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा, इसको समझे कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, यू हैव टेकन, आपने समुद्र से सी से 1 लीटर पानी ले लिया। कितना ले लिया, 1 लीटर सी वाटर। ठीक है, तो 1 लीटर सी वाटर लिया। जब आप इसको वे करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी, ये 1 लीटर सी वाटर है, तो इसका वे करने पर ये आएगा 1030 ग्राम अप्रोक्स, लगभग इतना वेट इसका आएगा 1030 ग्राम 1 लीटर सी वाटर। तो जब देखा गया इस 1 लीटर सी वाटर के अंदर, भाई वाटर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, उसको डीओ बोलते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब जब आपने इसके अंदर देखा तो दैट वाज, इसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी, डीओ बोल देते हैं उसको, डिजोल्व ऑक्सीजन, दैट वाज 6 into 10 to the power -3 ग्राम। इसके अंदर क्या थी, डिजोल्व ऑक्सीजन 6.03 into 10 to the power -3 ग्राम। तो अगर मैं देखूं इसका पीपीएम, इसको पीपीएम की कंसंट्रेशन के टर्म्स पे लिखूं, तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पीपीएम है क्या। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इन पीपीएम इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं मास और वेट या वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम, वेट तो वही चीज होगी, मास और वॉल्यूम
of solute divided by mass or volume of solution into 10 lakh मीन्स 10 to the power 6। इस फॉर्म पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो पीपीएम को, ठीक है। मीन्स मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। तो दैट इज, अब यहां देखिए इसको कैसे करेंगे, पीपीएम अगर इसका देखें तो कितना हो जाएगा, सॉल्यूट इसके अंदर कितना डिसॉल्व है डीओ, दैट इज 6 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए नीचे क्या, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1030 ग्राम, ठीक है, इनटू कर लीजिए 10 to the power 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी, ये आपकी बुक में भी दिया होगा, 5.825 ppm, अप्रोक्स कितना आएगा 5.82 ppm। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, ठीक है। तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। तो उसको नोट करें, बस आपको सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना है, इट इज 10 to the power 6, ठीक है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन, या इस तरीके से आप ये मतलब देख सकते हैं कि 1 मिलियन में कितना अमाउंट डिसॉल्व है, मींस 10 to the power 6 में कितना डिसॉल्व है, ठीक है। तो उसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नोट क्या होगा आपने, तो ये हो गया हमारे पास पीपीएम का कंसंट्रेशन, मींस मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना इसमें डीओ यानी डिसॉल्व था अपॉन मास, टोटल है 1.30 ग्राम इंटू 10 to the power 6। तो हम ये बोल देते हैं कि जो सी वाटर का 1 लीटर उसके अंदर 5.82 ppm ये कंसंट्रेशन है डीओ, ठीक है। या इसको ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml जो भी है, दैट इज दीज आर द डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो शायद आपको पीपीएम क्लियर हुआ होगा, खैर ज्यादा यूज होता नहीं, बस आपको इस चीज को ध्यान रखना है फॉर्मूले को। चलिए, तो ये हमारी तीसरी कंसंट्रेशन टर्म भी हो गई। चलिए अब बात करते हैं आज की लास्ट टर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है मोलैलिटी। तो हेडिंग वो लगा लें, मोलैलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, ठीक है। तो मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल एम से, तो मोलैलिटी को किससे करेंगे, स्मॉल एम से। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, या फिर ये बोल देगा कि 1 मोलल और 1 मोलर में विच इज रेलिवेंट, कौन ज्यादा रेलिवेंट है। तो देखेंगे मोलैलिटी क्या होती है एक्चुअली। देखो ये एक अकेली ऐसी यूनिट है जिसमें नीचे क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। देखो बाकी की जितनी यूनिट है, W/W, W/V, V/V या V/W जो भी था, उसके अंदर नीचे ऊपर सॉल्यूट आ रहा था, नीचे सोल्यूशन आ रहा था। ये पहली यूनिट है जिसके अंदर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। देखिए इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolve in 1 kg means 1000 ग्राम of solvent, ठीक है। यानी कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व है, दैट विल मोलैलिटी, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट को ध्यान रखना है, बिकॉज पहली एक ही यूनिट है जिसमें नीचे क्या आता है, सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में क्या आ रहा था, सोल्यूशन आ रहा था। तो आपको नीचे सॉल्वेंट, इसको ध्यान रखना। अब देखिए इसका चीज क्या होगी, अगर मैं इसको स्मॉल एम को रिप्रेजेंट ये करना चाहूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मेरे पास एक मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकाल ही सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे टर्म में कहूं, चलो एक छोटा सा एक प्रॉब्लम इस पे ये कर लेते हैं। सपोज आपसे कह दिया कि 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 240 ग्राम of solution, 240 ग्राम of solution
कैलकुलेट मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी। देखो आसान है, 40 ग्राम ऑफ NaOH है, डिसॉल्व किया गया 240 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट कौन है? NaOH, ठीक है। तो गिवन मास इसका ये कितना है? 40। मोल्स इसकी ग्राम दिया है, अब आपको इसको मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH के मोल्स निकालने। तो गिवन मास 40, मोलर मास NaOH का कितना होता है? दैट इज आल्सो 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? अब सॉल्वेंट का मास कितना होगा? ये तो 240 ग्राम तो क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है। मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें 40 ग्राम NaOH होगा। तो सॉल्यूशन कितना बचा मास? 240 माइनस 40। ध्यान से समझिए, 40 ग्राम सॉल्यूट है, दिस इज सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का अगर मैं घटा दूं तो क्या बचेगा? सॉल्वेंट का बचेगा। ये सॉल्वेंट थोड़ी है। 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 240 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 240 ग्राम ये सॉल्यूशन है। अब क्या करेंगे आप? इस 240 में से अगर मैं सॉल्यूट को मतलब माइनस कर दो तो क्या बचेगा? सॉल्वेंट का बचेगा। मीन सॉल्वेंट 240 माइनस 40 बचा कितना? 2 सॉरी दैट इज 200। अब ये 200 काय में आया? ग्राम में, बट अपने को काय में चाहिए? केजी में। तो इसको डिवाइड किससे कर लें? 1000 से, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 1/5, दैट विल कम्स आउट टू बी 5 मोलल, या मोल्स पर केजी भी कह सकते हैं। दिस इज 5 मोलल, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक तरीका था, हम किस तरीके से मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कई बार आपको ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट, ये इस तरह का क्वेश्चन तो बोर्ड में भी एक दो बार आया है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है। ग्राम भी दे सकता है, ml दे सकता है, ठीक है। तो फिर आपको ध्यान वही वॉल्यूम वाला ध्यान ये देना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें कई बार इस तरह से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बता दें, ठीक है। क्वेश्चन किस कैसे मतलब पूछ सकता है? सपोज यू हैव 40% W/W ऑफ NaOH, क्या बोल देगा? 40% W/W NaOH है, तो कैलकुलेट करिए मोलालिटी ऑफ NaOH। और 40% मास पर वेट बाय वेट परसेंटेज। अब देखो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि 40% W/W का मीनिंग क्या हुआ कि 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ ये आपका क्या सॉल्यूशन। तो 40% सीधे सीधे आपको ये पता हो गया कि NaOH आपको कितना है? 40%, मतलब 40 ग्राम। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे? मोलालिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम NaOH, फिर से मोल्स इसके निकाल लेंगे, दैट इज 40/40। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 40% W/W मतलब 40 ग्राम NaOH था, तो मोल्स निकालने के लिए आपने क्या किया? 40/40 कर लिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए नीचे क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिएगा सॉल्वेंट कितना? 100 ग्राम के अंदर 40 तो सॉल्यूट था। सॉल्यूशन 40% W/W मींस 40 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। भाई 100 में से 40 NaOH हुआ तो सॉल्वेंट कितना बचा? 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। सॉल्वेंट 60 ग्राम बचा। अब ग्राम पे नहीं, अपने को केजी चाहिए क्योंकि मोलालिटी निकाल रहे हैं, तो दैट इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? 1000 से कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से इसको सॉल्व ये कर लेंगे, 1 ओवर कितना आ जाएगा? 6/100, जो भी होगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मोलालिटी आ जाएगी, ठीक है। तो कई बार हमें इस तरीके से भी दे सकता है, इतना परसेंट ये मतलब W/W है, या फिर बोल देगा कई बार मतलब W/V है तो निकालिए। फिर आपको मतलब डेंसिटी चाहिए होगा क्योंकि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वॉल्यूम दिया रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस मोलालिटी की ट्राई कर सकते हो। अब छोटा सा कंसेप्ट है कि हम मोलालिटी से मोलारिटी कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो इसी तरीके से बोल दे, कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज आपको ये बोल दिया कि 1 मोलर और 1 मोलर, ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन। 1 मोलर और 1 मोलर विच इज मोर रेलिवेंट। देखिए मोलर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
भाई ये लीटर है मींस वॉल्यूम रिलेटेड है, ये मास मतलब मास रिलेटेड है। मास टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है, जबकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो इसलिए 1 मोलर ज्यादा रेलिवेंट है 1 मोलर से। ठीक है, कई बार सवाल आता है कि 1 मोलर और 1 मोलर में कौन ज्यादा रेलिवेंट है। तो आपको देखना है कि 1 मोलर जो है वो क्या है, मास रिलेटेड है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो इसकी मोलालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जबकि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकती है। ठीक है, तो सपोज इसी में बोल दे आपसे, सपोज यू हैव 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, यू हैव 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, तो 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन में आपसे बोल देगा कि इसकी मोलैरिटी निकालिए। देखो इसका क्या निकालो, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी, कैपिटल। ठीक है, तो देखो सबसे, और आपको इसके साथ क्या चाहिए होगा, डेंसिटी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, डेंसिटी। सपोज डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, अब आपको समझना है कि 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन आपके पास क्या है, यूरिया का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, दैट इज NH2CO। यूरिया का 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ कि 1 केजी के अंदर 1 केजी सॉल्वेंट में, मींस इसका मतलब हुआ इन 1 केजी 1 मोलर है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट, 1 मोल ऑफ यूरिया इन 1 केजी देयर इज 1 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट। ठीक है, अब आपको देखो यहां से आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी। डेंसिटी आपको मिली है 1.5 ग्राम और 1 केजी। देखो 1 मोलर का मीनिंग ये हुआ कि 1 केजी के अंदर 1 मोल यूरिया का प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहां से क्या निकाल दो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। जब आप इसका मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 केजी, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मास ये निकाल रहे हो ना, तो सॉल्वेंट का कितना हो गया 1 केजी, मतलब 1000 ग्राम प्लस, ये तो किसका हो गया भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्वेंट 1 केजी, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मास ये कितना भैया 1 मोल ऑफ यूरिया का 1 मोल है। अब आपको यूरिया का मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, मोलर मास निकालने के लिए मोल्स इनटू मोलर मास, कितना होता है यूरिया का मोलर मास, दैट इज 60 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1060 ग्राम, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। बोलो समझ आया, 1060 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल दिया, वॉल्यूम अब क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहीं पे निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, कैसे निकालेंगे, डेंसिटी दिया है, मास मिल चुका है, डेंस मास और डेंसिटी से निकाल सकते हैं वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, मास कितना है 1060 अपॉन डेंसिटी कितना हो गया 1.5, ये क्या निकल गया मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 15.70 लगभग 6, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, मास आपका ये हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आसानी से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी निकाल देते हैं, तो मोलैरिटी कैपिटल एम क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, भाई मोल्स तो उतना ही है, 1 मोल ऑफ यूरिया दैट इज 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आया, दैट इज 706। ठीक है, अब देखो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये ml में आएगा, इसको क्या कर देते हैं लीटर में कर देते हैं 1000, तो कितना आ गया 1 अपॉन 706 अपॉन 1000। इसको सॉल्व ये कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 706 अपॉन 1000, कितना आएगा 0.706। इसको सॉल्व करेंगे आप तो लगभग ये वैल्यू आएगी आपका 1.4 मोलर,
मोल पर लीटर। ठीक है, आपको देखो सिंपल क्या था, 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन आपको दिया था, आपको उसकी मोलारिटी, ये 1 मोलल दिया है तो इसकी मोलारिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे डेंसिटी आपको दी थी 1 मोलल का मतलब इन 1 kg देयर इज अ 1 मोल ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया भाई, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट का 1 kg पता है आपने को 1000 ग्राम, सॉल्यूट आपका पता है 1 मोल है, उसके 1 मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया यूरिया के, तो इसका मास आ गया, दोनों को जोड़ दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। जैसी मास ऑफ मतलब सॉल्यूशन मिल गया, उसको डिवाइड कर दिया डेंसिटी से, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया एमएल में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ये पता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये एमएल में था तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स पर दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट विल बी मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम आपस में यूनिट को इंटरकन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर क्लास 11th एज वेल एज 12th। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे वो कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिक होगा, यानी कि वेपर प्रेशर से स्टार्ट होगा और फिर आगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।